नमस्कार दोस्तों, वशिष्ठ ITI के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। कल जैसे अपने DC मशीन का बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लिया था, जिसमें कि DC मशीन में कौन कौन सी मशीन आती है, जनरेटर और मोटर आती है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनमें रोटेशन का कंसेप्ट होता है, वो सब चीज़ अपन ने देखी थी। अगर उस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखोगे तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बेसिक के बारे में आपकी उसमें क्लियर हो जाती है। आज अपने देखेंगे DC जनरेटर को, इसके प्रिंसिपल को और आगे क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं DC जनरेटर। जैसे कल अपने कहा, DC जनरेटर क्या हुआ, जो इनपुट में मैकेनिकल पावर ले, जो इनपुट में मैकेनिकल पावर ले और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दे दे, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर अपने को दे दे। तो मतलब जनरेटर वो होगा विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो DC जनरेटर, DC मतलब डायरेक्ट करंट, जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, तो DC को उत्पन्न करने वाला। पर एक्चुअल में क्या होता है, जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। अब आप कहोगे सर अभी ऊपर तो आप कह रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। वो चेंज कर रहा है, उत्पन्न नहीं कर रहा। क्योंकि एनर्जी जो है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही कहता है कि ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। मतलब ना तो ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, ना ही उसका नाश हो सकता है। ऊर्जा क्या है कि सिर्फ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर की जा सकती है। ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम था। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैंने इनपुट में प्राइम मूवर के थ्रू मैकेनिकल पावर दी और आउटपुट में मैंने इलेक्ट्रिकल पावर ले ली। तो मैंने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है, ना कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया। तो पहली चीज आपके मन में ये क्लियर होनी चाहिए कि जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है। ठीक है, समझ में आई बात है कि जनरेटर है वो सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी को रूपांतरित कर रहा है। कौन सी एनर्जी को, कि इनपुट में मैकेनिकल पावर लेकर और आउटपुट में वो इलेक्ट्रिकल पावर अपने को कन्वर्ट करके दे रहा है, ना कि जनरेट करके दे रहा है। अब अपने पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर। प्रिंसिपल पढ़ेंगे अपने। कल थोड़ी बात करी थी प्रिंसिपल के बारे में कि DC जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन से, फैराडे आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या था कि पहला ये दिखाया मैंने, पहला क्या दिखाया कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे और ये कंडक्टर क्या फ्लक्स को काटेगा, तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। यही था, मतलब प्रेरित होगा। क्या था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी चालक को, किसी आर्मेचर को या किसी कंडक्टर को रखा जाए और अगर वो वहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता है तो उसमें क्या है, EMF इंड्यूस होता है। और दूसरा उसने क्या कहा कि उसका मान जो है
वो टोटल फ्लक्स में परिवर्तन की दर या फ्लक्स लिंकेज की दर के समानुपाती होता है, लेंस के नियम से माइनस का उसमें निशान होता है। यही चीज थी। तो इसी चीज, ये बेसिक प्रिंसिपल डिपेंड किस पे किया? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अब अपने देखते हैं कि ईएमएफ जनरेट कैसे होता है, या कंडक्टर फ्लक्स को काटता कैसे है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है। ये अपन ने कल देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे, जब किसी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे मैं तांबे की तार लपेटता हूँ और उसमें करंट को फ्लो करता हूँ, तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो मेरे को पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे बनेगा। अब कैसे कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा और कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये अपने को देखना भी बाकी है। स्क्रीनशॉट खींच लिया करो इसके। इससे पहले अपने फ्लेमिंग का नियम एक और है। फ्लेमिंग के दो रूल है, एक तो राइट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो देखते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट मतलब दायां हाथ। तो जनरेटर है, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो अपने जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपने लिए कौन सी ऊर्जा बढ़िया रहेगी? विद्युत ऊर्जा। क्यों? क्योंकि अपने खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो अपने लिए राइट काम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना। इसीलिए जो जनरेटर है वो किस पे यूज कर रहा है, कौन से नियम पे काम करता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। ये आप याद रख लेना। राइट से मतलब अपने लिए राइट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कौन करता है मेरे को पता है? कौन? डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर हमेशा कौन से नियम पे काम करेगा? राइट हैंड रूल पे। और लेफ्ट हैंड रूल पे कौन काम करेगी हमेशा? डीसी मोटर। वो बाद में डीसी मोटर में अपने पढ़ेंगे। अभी अपने बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की, जो कि किस में यूज होगा? अपने डीसी जनरेटर में। इसमें इस नियम में ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहती है। दोबारा से सुन लो कि आप अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं। तो ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। तो उस कंडीशन में जो थंब है वो किसकी? चालक की गति की दिशा को दिखाएगा। फोर फिंगर किसको दिखाएगा? चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन को दिखाएगा। और मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। दोबारा से देख लो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है? डीसी जनरेटर में। और ये नियम कहता क्या है कि आप अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि जो थंब है वो कंडक्टर के मोशन की दिशा को और गति की दिशा को दिखाए, अपना फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को दिखाए, तो मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। जैसे मैं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अब ये थंब, फोर फिंगर, वैसे इसको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, वैसे याद रखना चाहो तो। वैसे थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। अब क्या है? थंब क्या दिखाएगा हमेशा? चालक के गति की दिशा। फोर फिंगर क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक लाइन की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फ्लक्स की दिशा, जो भी कहना चाहो, फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
मैग्नेटिक लाइंस की दिशा, जो भी आप कहना चाहो। तो मिडिल फिंगर क्या कहलाएगी, क्या डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। और ये करंट कौन सी होगी, जो फ्लक्स कटने के कारण जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगी, वही करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिखाएगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लिख लो चाहे कि अगर हम अपने राइट हैंड की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तो अंगूठा चालक के गति की दिशा, घूर्णन की दिशा को दिखाएगा, जो फोर फिंगर है या तर्जनी है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएगा या फ्लक्स की दिशा को दिखाएगा, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, ये फ्लेमिंग का रूल था। अब रूल 3 पढ़े, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के 2 नियम, फिर लेंस का नियम, और तीसरा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड का नियम। ठीक है जी, इसके बाद अपने चलते हैं कि ये जो अभी पढ़ा ये किस हिसाब से था। मैं अगर देखूं यहाँ पे एस को लेके चलूं और यहाँ पे एन को लेके, इसका मतलब यही है कि ये एक विद्युत चुंबक है, इस पे तांबे की तार लपेटी गई है, इसमें करंट को फ्लो किया गया है, तब उस ये एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, और सेंस ऑफ वाइंडिंग के कारण इसमें एन और एस ध्रुव बने। और एक मैं यहाँ देखता हूँ एन और एस, हमेशा चुंबक के बाहर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। कल देखा था मैंने कि चुंबक है, चुंबक के बाहर हमेशा एन से एस पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं घूमती हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई कंडक्टर रखा हुआ है, पहले मैंने डायरेक्शन ली मोशन की, ये अगर मैं मानूं कि रिलेटिव मोशन जो है वो ये है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है वो भी आगे देखेंगे, अभी आप इतना देख सकते हो कि घूर्णन की दिशा मान ली मैंने ये है। तो मैंने देखा कि मैंने क्या कहा, राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर मैं मेरे अंगूठे को कहाँ रखूं, घूर्णन की दिशा में, देखते जाओ, और ये फिंगर, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो इधर की तरफ ही जा रही है, और ये रिलेटिव मोशन इधर की तरफ ही हो रहा है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, सामने की तरफ। सामने की तरफ किसकी होगी, करंट की। तो ये करंट कहाँ आ रही है, इससे बाहर आ रही है। और कल अपन ने देखा था जब करंट बाहर आ रही हो तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दोबारा देख लो, मैंने एक चुंबक ली, उसमें मैंने देखा कि चुंबक एन सिरे से एस सिरे की तरफ ही मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं। मैंने मान लिया रिलेटिव मोशन पहली बार में इधर। तो अब मेरे को पता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर अंगूठे को मैं चालक के घूर्णन की दिशा में करूं तो मेरा जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये यहाँ भी किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, सही है। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। तो ये डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ डायरेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट। तो यहाँ करंट क्या है, बाहर की तरफ। बाहर की, ये इसलिए बताया जा रहा है, सीधा अपने प्रिंसिपल पे भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे हैं। 5 मिनट में मेरे हिसाब से प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे आप क्या सीखोगे। आप इस वीडियो को, अगर मैं गारंटी से कहता हूँ 2 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सारे कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं एन और एस। अब मैं माना, यहाँ फिर से कंडक्टर माना, मैंने मान लिया रिलेटिव मोशन कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। अब फिर मैं राइट हैंड रूल लूंगा, तो मेरे को पता है इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर। तो इधर करनी है तो अंगूठे की डायरेक्शन यहाँ, ये क्या है, रिलेटिव मोशन की, वही। ये किसकी डायरेक्शन है, रिलेटिव मोशन की। फिर मैंने अंगूठा यहाँ किया तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, सही है। तो करंट कहाँ है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ वो किससे रोटेशन करेंगे, क्रॉस की तरफ। तो ये कल वाला कंसेप्ट यहाँ भी लागू हुआ कि जब करंट बाहर आ रही है तो डॉट, जब करंट अंदर जा रही है तो क्रॉस। और
किसके नियम को साथ में देख लिया अपन ने? फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल को साथ में लिख लो आप। आगे चलते हैं। अब किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जनरेटर बनाने से पहले? पहले 3 बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ती है फील्ड फ्लक्स की, फील्ड की, या मैं कह दूं फ्लक्स की। फील्ड भी आप एक बार छोड़ो, पहली जरूरत पड़ी अपने को किसकी? फ्लक्स की। क्यों? क्योंकि मेरा फैराडे का नियम ही यही कहता है कि कोई कंडक्टर जब फ्लक्स को काटेगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा। तो सबसे पहले फ्लक्स काटने के लिए फ्लक्स होना जरूरी है। दूसरा फिर क्या है? फ्लक्स को काटेगा कौन? कंडक्टर। तो दूसरा मेरे को चाहिए कंडक्टर, चालक। जो पहला क्या चाहिए मेरे को? फ्लक्स। दूसरा क्या चाहिए? कंडक्टर। और तीसरा फिर अपने को क्या चाहिएगा? बताओ, नहीं समझे? कि मैं ये कह रहा हूं कि फैराडे का नियम क्या कह रहा था कि फ्लक्स में परिवर्तन की, जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जो फ्लक्स है उनको कोई चालक काटेगा तभी क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। तो पहली चीज मेरे को चाहिए फ्लक्स, क्योंकि जब कंडक्टर क्या करेगा? फ्लक्स को काटेगा। जब फ्लक्स को काटेगा तभी तो क्या होगा? फ्लक्स को काटेगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा। तो उसके लिए पहले फ्लक्स होना जरूरी है। फ्लक्स कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। फ्लक्स कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। अपन ने पूछ समझ लिया पहले ही। फिर क्या है? कंडक्टर चाहिएगा। कंडक्टर क्या होता है? अपने कोई भी आर्मेचर जिसका जो शाफ्ट पे माउंट हो गया, जो शाफ्ट पर माउंट होता है, बंधा होता है, शाफ्ट पर माउंट होता है। 2 चीज मेन तो ये चाहिए। क्या चीज है? एक तो फ्लक्स और एक अपने को जो है आर्मेचर। ये 2 चीजें तो एकदम 100% चाहिएगी। क्यों? फ्लक्स तो कटेंगे और कंडक्टर जो है, फ्लक्स तो कटेंगे, कंडक्टर काटेगा। लेकिन कंडक्टर काटेगा कब? कंडक्टर कब काटेगा? जब इसको घुमाया जाएगा। घुमाने के लिए क्या चाहिएगा अपने को? प्राइम मूवर। दोबारा से देख लो, बेसिक चीज क्या चाहिए अपने को? बेसिक जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहला क्या है? फ्लक्स। क्यों? मैं यहाँ पे चलता हूँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या काम करता है? डीसी जनरेटर काम करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या था? कि कोई कंडक्टर अगर फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? फ्लक्स। फिर क्या चाहिए? कंडक्टर। क्यों? फ्लक्स को काटने के लिए। अब कंडक्टर को घुमाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या हो सकता है? डीसी जनरेटर भी हो सकता है। अपने डीसी इंजन, डीसी जनरेटर, वो भी लिख सकते हैं। स्टीम भी कर सकते हैं, थर्मल प्लांट में स्टीम होती है, वो प्राइम मूवर का काम करती है। तो ये जो भी चीजें हैं, ये 3 चीजें अपने को बेसिक चाहिए होंगी इसमें। फिर आगे देखते हैं अपने। तो मैं सबसे पहले क्या पढ़ूं? रिलेटिव मोशन की बात करते हैं अपने, उसके बाद मेन डायग्राम पे चलेंगे। मैंने कहा था फैराडे के नियम से था कि जो ई है वो डी एन फाई अपॉन डी टी, इसके समानुपाती होता है। एन फाई यहाँ क्या था? टोटल फ्लक्स, या मैं क्या कह सकता हूँ इसको? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? कि जब भी स्टेटर और रोटर, स्टेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर में स्टेटर क्या होता है? जहां पे फील्ड वाइंडिंग बंधी होगी, जहां पे ये फील्ड वाइंडिंग होती क्या है अपने आगे देखेंगे अभी। स्टेटर क्या होता है? जो फील्ड वाइंडिंग पे जिस पे बंधी होती है। जैसे अपने ये दिखाते हैं ना एन और एस, अभी हर जगह ये दिखा रहे हैं। तो ये एन और एस, इसमें ये क्या है? स्टेटर वाइंडिंग पे लगे हुए हैं। जहां से अपने को पहला रिक्वायरमेंट क्या थी?
अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ से आएंगे, स्टेटर से। दूसरा क्या था, कंडक्टर। दूसरा क्या था, कंडक्टर। कंडक्टर कहाँ पे होगा, रोटर पे होगा। कंडक्टर कहाँ होगा, रोटर पर। इसे आर्मेचर भी बोल देते हैं। कंडक्टर कहाँ होगा, इस पे क्या होगा, अपना कंडक्टर होगा। ठीक है। तीसरा क्या था, प्राइम मूवर। तीसरा क्या था, प्राइम मूवर। वो कहीं अगर यहाँ कंडक्टर होगा इस टाइप से, तो यहाँ इससे बंधा हुआ जो है वो क्या होगा, यहाँ पे प्राइम मूवर होगा। अब क्या फ्लक्स कब, ये फैराडे का लॉ क्या कह रहा था कि फ्लक्स लिंकेज की दर में परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स लिंकेज कब होता है, जब स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। फ्लक्स जो है लिंकेज कब होता है, जब स्टेटर और रोटर, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। अब ये रिलेटिव मोशन कितने टाइप का होता है ये देखते हैं अपने। ये उतारो तब तक। हटा दूं। तीन तरह के लिंकेज होते हैं। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन वो हुआ, वो गति, वो रिलेटिव मतलब सापेक्ष, मोशन मतलब गति। इसका मतलब क्या हुआ, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति वो गति हुई जिसके कारण अपने फ्लक्स कंडक्टर द्वारा कटे और ईएमएफ अपना जनरेट हो जाए। तो तीन टाइप के रिलेटिव मोशन होते हैं। पहला, अगर स्टेटर जिस पे फील्ड वाइंडिंग बंधी हुई है, या मैं यूं कह सकता हूं, स्टेटर को भी हटा दूं तो अगर मेरा फील्ड फ्लक्स तो है स्टेशनरी, फील्ड फ्लक्स तो है मेरा स्टेशनरी मतलब स्थिर। फील्ड मतलब क्षेत्र, फ्लक्स पता ही है आपको, चुंबकीय बल रेखा है। क्षेत्र फ्लक्स स्थिर है मेरा। और आर्मेचर, रोटर, कंडक्टर, आर्मेचर ओब्लिक कंडक्टर, ओब्लिक चालक, ओब्लिक रोटर वाइंडिंग, जो भी है, ये मेरा गतिशील है। तो पहला तो ये चीज होती है कि अगर फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फ्लक्स जो है वो स्टेशनरी है और आर्मेचर फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स जो है वो क्या है, रोटेशनरी है। आर्मेचर क्या है, रोटेशनरी है। तो पहला तो रिलेटिव मोशन ये हुआ, इसके कारण एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा, जो किस में होता है, डीसी मशीन में। डीसी जनरेटर में यही होता है। डीसी जनरेटर, डीसी मशीन में कौन सा होता है, यही होता है। दूसरा है दूसरा क्या है, दूसरा है या तो स्टेटर जो है अपना, या फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स क्या हो, स्टेटर भी हटा दो, फील्ड फ्लक्स पे ही बात करते हैं। फील्ड फ्लक्स तो हो रोटेशनरी, रोटेशनरी मतलब घूर्णन करता हो, कौन, फील्ड फ्लक्स। और मेरा आर्मेचर जो है, आर्मेचर हो गया या कंडक्टर हो गया या अपना क्या हो गया तीसरा, चालक हो गया, ये क्या हो, स्थिर हो। दूसरी चीज ये होगी, ये वाइंडिंग होती है यहाँ भी। पहला मोशन ये था कि फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फ्लक्स जो स्थिर है और आर्मेचर फ्लक्स जो है गतिशील है। दूसरा था फील्ड फ्लक्स जो है वो घूर्णनशील है,
आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर फ्लक्स जो है वो क्या है, स्थिर है। ये किस में होता है, एसी मशीन में। ये किस में होता है, एसी मशीन में। दो हो गया, उतारो ये। मैं ये कह रहा हूँ कि फैराडे का लॉ ये कह रहा था कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ जनरेट होगा और फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर ईएमएफ के समानुपाती होगी। फ्लक्स लिंकेज का मतलब, फ्लक्स लिंकेज कब होते हैं, जब आर्मेचर और किसमें, स्टेटर में, फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड फ्लक्स में एक रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन कहते हैं किसे हैं कि या तो फ्लक्स स्थिर हो, आर्मेचर गतिशील हो, या ये फ्लक्स गतिशील हो, आर्मेचर स्थिर हो। और दो कंडीशन तो अपन ने देख ली। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों स्थिर हो, फ्लक्स स्थिर और आर्मेचर भी स्थिर। ये कंडीशन किस में होती है, ट्रांसफार्मर में। आप देखते हो ट्रांसफार्मर में कोई भी चीज नहीं घूमती है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। इसमें ना तो कोई आर्मेचर होता ना कुछ होता, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्थिर रहती है। तो तीसरा तरह का जो है रिलेटिव मोशन कौन सा हुआ, ट्रांसफार्मर का। मैंने बताया तीन अपने को रिलेटिव मोशन। पहला, फ्लक्स अपना स्थिर रहना चाहिए, फ्लक्स स्थिर रहे और आर्मेचर फ्लक्स जो है वो रोटेशनरी रहे। तो ये किस में होता है, डीसी जनरेटर में होता है, डीसी मशीन में होता है। या फ्लक्स रोटेट करे, आर्मेचर स्टेशनरी कंडीशन में रहे, वो कहाँ होता है अपना, इसमें एसी मशीन में। या दोनों स्थिर रहे, ये कौन से में होता है अपना, ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, उतारो उसको। आगे में चलो। आगे देखते हैं अपने जनरेटर काम करता कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एन और एस पोल। ठीक है, एन और एस जब पोल बनेंगे तो यहां से क्या होगा, फ्लक्स जाने स्टार्ट होंगे। और फ्लक्स कहां से कहां जाएंगे, एन सिरे से स्टार्ट होंगे और एस सिरे पे जाएंगे। और यहां मैं देख लेता हूं एक कोई कंडक्टर। ये क्या है, फील्ड, या मैं बोल दूं इसको स्टेटर। ये मेरा क्या है, आर्मेचर। इसको प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे तो देखते हैं यहाँ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ ये कोण बन रहा है 0 डिग्री। दो चीजें तो बराबर हो, मतलब ये मैं मानूं मेरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यही मैं मानूं मेरी चालक की घूर्णन की दिशा। ये चालक और ये चुंबकीय क्षेत्र। तो जिधर मेरा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है उधर ही मेरा चालक जा रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, एंगल होगा, कोण कितने का होगा, 0 डिग्री का। जब दो चीजें बराबर जाती हैं तो उनमें या तो 360 डिग्री का कोण होगा, अगर कभी एक दूसरे को नहीं काटती हो, या अपने यहाँ देखें क्या कहते हैं, वो 0 डिग्री का कोण होगा पहला। तो मैंने यहाँ 0 डिग्री लिखी। फिर एक कंडीशन ली मैंने यहाँ पे ये इधर घूम रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एंगल कितने का है, मतलब ये कंडीशन कौन सी हुई, ये मैंने पहली कंडीशन मानी, ये मैंने दूसरी मानी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूं ही जा रहा था, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें ये क्या है अपना, कंडक्टर की डायरेक्शन। कंडक्टर जो है वो जो रोटेशन की डायरेक्शन है। तो ये कितने डिग्री पे एक दूसरे के, 90 डिग्री। तो यहाँ है 90 डिग्री। यहाँ पे फिर वही स्थिति, इधर भले ही घूम रहा हो लेकिन ये भी इधर जा रहा है और ये भी इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ फिर कितना हो गया, ये इधर जा रहा है
ये इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत को क्या बोल दिया मैंने, 180 डिग्री। फिर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्यों, ये यूं घूम रहा है या यूं घुमाए, आपकी इच्छा है। अगर मैं यूं घुमाऊं तो यहाँ 0 मान सकता हूँ, ये 0 डिग्री मान लूँ। अगर मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270। पहली एक कंडीशन, क्योंकि जनरेटर क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अगर मैं यूं घुमाना चाहूँ तो फिर ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, इस हिसाब से घुमा दिया मैंने। तो मैं अगर इसको पहले 0 पे लेके चलूँ, पहले डायरेक्शन में यूं घुमाता हूँ, फिर देखो जनरेटर की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन मैंने घुमाई यूं, तो यहाँ ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। इधर ये ऊपर जा रहा है, ये यूं जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ, यहाँ 90 था तो इसके जस्ट अपोजिट में कितना हो जाएगा, 270, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, दोबारा से देखना चाहो दोबारा भी दिखा देते हैं। कंडक्टर लिया मैंने, ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा दी मैंने। ये क्या हुआ, फील्ड, और ये क्या हुआ, आर्मेचर। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन मानी यूं, ठीक है, कौन सी, क्लॉकवाइज। जनरेटर के लिए डायरेक्शन मानी मैंने क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये इधर जा रहा है और मेरा कंडक्टर भी यूं ही घूमेगा, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, तो ये इस कंडीशन में चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच, कंडक्टर में और फ्लक्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब यहाँ आते हैं तो ये तो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ये यूं ही है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो मैंने 90 डिग्री लिखा दिया। अब यहाँ पे ये तो जा रहा है यूं, ये जा रहा है यूं, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो एंगल कितना हुआ, 100। जब कोई एक दूसरे के विपरीत है तो एंगल क्या मानते हैं अपने, 180 डिग्री। यहाँ पहले मैंने 0 डिग्री भी मान लिया। अब ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, तो यहाँ एंगल कितना था, 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 प्लस 180 कितना हुआ, 270 डिग्री, और यहाँ कितना होगा फिर 360। ठीक है, ये एंगल देखे मैंने अलग अलग, क्यों देखे वो अभी अपने देखते हैं। ईएमएफ के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये मिटा दूं मैं। ईएमएफ के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो मैंने देखा E बराबर -N d∅/dt, ये तो फ्लक्स के कटने के कारण फैराडे ने लो दिया। एक और है, जब भी गतिशील चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, BLV sin थीटा। यहाँ पे E क्या है, विद्युत वाहक बल, EMF। E क्या है, विद्युत वाहक बल। यहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है, L क्या है यहाँ, सॉरी, एक्टिव लेंथ। एक्टिव लेंथ, एक्टिव लंबाई जिसे कहते हैं अपने, किसकी, कंडक्टर की। एक्टिव लंबाई मतलब ये तो अपन ने, एक्टिव लंबाई का मतलब हुआ ये तो अपन ने ले लिया राउंड कंडक्टर। अगर मैं ऐसा कंडक्टर दिखाता, तो जो चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है इतना इतना हिस्सा अगर ये होता, तो इतना इतना हिस्सा ही इसका क्या कहलाता, एक्टिव लेंथ कहलाता। ये हिस्सा काउंट नहीं होता। तो एक्टिव लेंथ का मतलब वो हुआ कि वो हिस्सा जो चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है वो उस चालक का एक्टिव लेंथ कहलाएगा। तो L होगी एक्टिव लेंथ, V क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, कि किस स्पीड से ये, किस वेग से ये जो है अपना घूम रहा है, और घुमाएगा कौन, प्राइम मूवर। और फिर थीटा क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल, कि जो फ्लक्स के और कंडक्टर के बीच में बन रहा है।
जैसे मैंने दिखाया कि ये 0 डिग्री बन रहा था, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 180, 270 और 360। ये एंगल कौन से हैं? ये थीटा है, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार। अब अपने देखते हैं वेव फॉर्म कैसी बनती है। मैंने देखा ये 0 डिग्री माना मैंने, ये 90 डिग्री माना मैंने, π/2 भी कह सकता हूँ, ये पाई माना मैंने, या 180 लिख दिया, 180 डिग्री या पाई, ये 270 डिग्री माना मैंने, तो क्या हुआ ये 3π/2, और ये मैंने मान लिया 2π। अब इसमें देख रहा हूँ वेव फॉर्म मेरे को कैसी कैसी मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है 0 डिग्री, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला मेरा क्या है, E बराबर BLV साइन थीटा। तो यहाँ पहले थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है 0, तो E बराबर BLV साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो E बराबर क्या हो गया 0। तो मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पर जब चालक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, 0 डिग्री पर जब चालक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उस समय कोई भी फ्लक्स नहीं कट रहा होगा, और उस कंडीशन में ईएमएफ मेरा 0 का 0 ही रहेगा। उस कंडीशन जब फ्लक्स कटेंगे ही नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा भी नहीं। दूसरी कंडीशन देखी मैंने, कंडीशन 2, थीटा बराबर 90 डिग्री में, तो क्या हुआ E बराबर BLV साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, मैक्सिमम कंडीशन होती है, साइन 90 का मान क्या होता है 1। त्रिकोणमिति में आपको पता होगा साइन 90 का मान क्या होता है 1, और साइन का सबसे ज्यादा मान ही कौन सा होता है 1। तो इस कंडीशन में E मेरे को क्या मिलेगा, E मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, साइन 90 से ऊपर वैल्यू नहीं होगी, 1 से ऊपर साइन की वैल्यू नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंचेगा, मैक्सिमम पे। कौन से पे, 90 डिग्री पे। तो ये 90 डिग्री था, यहाँ मैंने धीरे धीरे बढ़ाता बढ़ाता यहाँ मैंने कितना कर दिया 90 पे। क्यों, क्योंकि 0 से एंगल सीधा 90 थोड़ी आएगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 80 90 धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 90 पे क्या हुआ, मैक्सिमम पे आ गया। फिर कितना कोण आया यहाँ पे, फिर कंडीशन थर्ड, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो E बराबर BLV साइन 180 डिग्री। साइन 80 का 180 का मान 0 होता है। वैसे देखना चाहो तो साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। 90 के बाद क्या होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, तो कोस 90, तो कोस 90 का मान 0, तो यहाँ E फिर क्या आ गया 0। तो जो यहाँ मैक्सिमम पे था 180 डिग्री पे कहाँ आ जाएगा 0 पे। 0 पे भी क्यों आया, फिर वही कंडीशन, चाहे डायरेक्शन बदल गई हो, लेकिन फिर वो फ्लक्स और जो मेरा क्या कहते हैं कंडक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी फ्लक्स को काट नहीं रहे। जब भी फ्लक्स नहीं कटेगा तो वहां फिर क्या होगा 0, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा 0। फिर चौथी कंडीशन देखी मैंने 270 डिग्री की, E बराबर BLV साइन 270। साइन 270 का मान होता है -1, साइन 270 का मान होता है -1, और ये -1 सबसे कम मान है किसका, साइन का। तो E बराबर माइनस E मैक्स, E बराबर, क्योंकि माइनस में जो है माइनस का मान रखेंगे यहाँ, तो ये माइनस में भी ये मैक्सिमम नेगेटिव मान तक ये जाएगा। तो ये फिर यहाँ होते होते यहाँ मैक्सिमम पे चला गया। फिर यहाँ क्या बचा अपना, सॉरी यहाँ क्या है 360, तो पांचवी कंडीशन मानी मैंने, E बराबर BLV साइन 360। 360 की वैल्यू क्या होगी, फिर से 0, तो E बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये 2π पे फिर क्या हो जाएगा 0। तो मेरे को जब मैंने ये फ्लक्स कटे तो ईएमएफ की इक्वेशन कैसी आई मेरी, ये E लिखा मैंने,
तो इस टाइप की है। ये किसकी इक्वेशन है? अल्टरनेटिंग करंट की, एसी करंट की। लेकिन पढ़ अपने क्या रहे हैं? डीसी जनरेटर। तो इससे एक चीज पता चली कि जनरेटर डीसी हो चाहे एसी हो, जो सबसे पहले जनरेट करेगा बाय डिफॉल्ट, जो जनरेट करेगा वो एसी ही जनरेट करेगा। अगर डीसी जनरेटर है तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या पता चला कि चाहे एसी जनरेटर है चाहे डीसी जनरेटर है, वो बाय डिफॉल्ट जो है एसी ही सप्लाई जनरेट करेगा। अगर डीसी जनरेटर है तो इस एसी को डीसी के साथ अपना डीसी में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों ये डीसी क्यों एसी क्यों है? क्योंकि एसी क्या होती है? जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता चला जाए। तो ये कभी जीरो पे रहती है, कभी मैक्सिमम पे आती है, मान के साथ साथ दिशा भी चेंज हो रही है। एसी का मतलब ये हुआ कि जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हो। तो ये यहाँ पॉजिटिव में भी है, पॉजिटिव साइकिल है, ये यहाँ नेगेटिव में भी है। तो दिशा भी चेंज हो रही है और मान कभी जीरो होता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी जीरो होता है, कभी माइनस में मैक्सिमम होता है। तो मान भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है। तो ये जनरेट क्या हुआ? एसी में ईएमएफ। तो डीसी जनरेटर भी ईएमएफ कौन सा जनरेट करेगा? पहले एसी करेगा। लेकिन इसको कम्यूटेटर की सहायता से अपने को डीसी में बदलना पड़ेगा, जो अपने ये कल करेंगे। तो आप एक बार इसको दोबारा देखना वीडियो को। अगर ये नहीं समझ आया तो कल एक बार इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। वीडियो को 2-4 बार देखोगे आप, मेरे हिसाब से 2 बार वीडियो देखोगे आप सफिशिएंट है, हर चीज़ आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। वरना डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल पे इतना टाइम कोई नहीं लगाता। अपने ये देख रहे हैं, शुरुआत आपने भी की है, शुरुआत मैंने भी ऑनलाइन पहली बार ही करी है। तो धीरे धीरे मैं अपना मैक्सिमम आपको दे दूँ, ऐसा ही मैं चाह रहा हूँ। नमस्कार।